बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी आ गया है और ये बयान मैं आपको जानबूझकर पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से शदीद गिले हैं, जो ये कहते हैं कि हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, जो ये कहते हैं कि मिलिट्री क़यादत पॉलिसी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल रही है, वो लोग जो मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में होने के ख़िलाफ़ हैं और वो ये कहते हैं कि मिलिट्री क़यादत वसाइल पे कब्ज़े के लिए खैबर पख्तूनख्वा के हालात को जानबूझ के ख़राब कर रही है, वो लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर्स हैं, वो भी गुज़िश्ता रात जब झड़पें हुई हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़े हुए। बहुत पॉजिटिव बात है। आज इसकी गवाही दी है DGISPR ने कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। यानी DGISPR ने ये इसको ज़रा सनद रखा जाए और महफूज रखा जाए और बवक्त ज़रूरत ये काम आएगा कि इन्होंने अपने मुंह से कहा कि सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमले फिर आपको पता है कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन पहले ज़रा वज़ीर आला का स्टेटमेंट आप देख लें। सुहेल आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सबका कौमी फरीज़ा है। किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। पाक अफगान सरहद पर किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी और बैरूनी जारहियत की मजम्मत करते हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जिस पे इल्ज़ामात लगाए जाते। देखिए, सुहेल आफरीदी ने भी स्टेटमेंट दे दिया, सबने दे दिया। ज़रा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो हुकूमत के हमायती हैं या जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हमायती हैं, जैसे कि फजलुर रहमान साहब हैं, जैसे कि ANP के ML वली खान साहब हैं, तो इन लोगों ने बिल्कुल हमायत नहीं की पाकिस्तानी फोर्सेस की उस तरह से। यानी इन लोगों ने जंग को एक गलत चीज़ करार दिया, जंग रोकने की बात की। फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने और ANP ने कैटेगोरिकली उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खड़ी हुई है इस मामले के ऊपर कि नहीं, अफगानिस्तान ने ज्यादती की, हमारे पर हमला नहीं करना चाहिए था। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। तो ANP और फजलुर रहमान का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ है। देखिए ना, अब ये फजलुर रहमान साहब का आप स्टेटमेंट देख लें, ये BBC के ऊपर छपा हुआ है। हेडलाइन इसकी ये है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज़, मगर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और दाखिली मुश्किलात का एहतराम भी ज़रूरी है। ये फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। इससे पहले हाफिज़ हमदुल्ला साहब का स्टेटमेंट भी आ गया था। यानी उन्होंने ये बाकायदा उनका एक बयान जारी हुआ है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज़ है, लेकिन अफगानिस्तान की जो दाखिली मामलात हैं, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उसका एहतराम भी होना चाहिए। तो ये उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पे भी एक तरह का एलिगेशन लगाया। अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना, तो तबाहियां फिर जानी थी पाकिस्तान के अंदर। जो स्टेटमेंट ML वली खान ने दिया है ना, वो स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना, तो मुल्क के अंदर फतवे लग जाने थे गद्दारियों के। आज तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा मुतनाज़ स्टेटमेंट नहीं दिया या किसी भी जगह पे उन्होंने तालिबान की सपोर्ट नहीं की। इसके बावजूद PMLN के या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं और वो जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं। 24 घंटे भी नहीं गुजरे। देखो, मलबा डालना तो पता किस पे डालना है। मैं आपको एक बंदे की आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखें, ये बंदा, और पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। ये आवाज़ आप सुनने जा रहे हैं ज़ियाउल हक की। इसकी आवाज़ सुने कि ये इन अफगानों के बारे में क्या कहता था। ये देखें। मैं आपको मतलब कर रहा कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है, तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान में। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं, ये अपनी नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाई कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंच दिया तो कल पाकिस्तान की ईद से ईद बन जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं। वो ये समझते हैं कि रब खुदा जो हमारे के अंदर उठ रहा है, ये सिर्फ अफगानों के लिए। देखें जी, ये ज़ियाउल हक था जिसने कौम को लगा दिया इस चक्कर में। ज़ियाउल हक की औलाद आज भी, वाह क्या बात है, अरबपति करोड़पति। इसी तरह जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, उनकी औलादें अरबपति करोड़पति। बेशुमार जर्नैल उस टाइम पे जब अफगान वॉर पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था और ये उस वक्त जहादी थे सारे तालिबान, तो उस वक्त पाकिस्तान के जर्नैल दुनिया के अमीर तरीन जर्नैल बन रहे थे। आज भी हैं, उनकी औलादें बैठ के खा रही हैं, मौजें नहीं लगी उनकी। तो ये ज़ियाउल हक का स्टेटमेंट है, ये किसी और का नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये गंद मारा ही पाकिस्तान की आर्मी ने है। ये जो भी किया इन्होंने किया है। एक जर्नैल आता है, वो कहता है जी ये मुजाहिद हैं, बेहतरीन है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साथ देना है, पैसे कमा लेता है। दूसरा आता है दुश्मन है, मारो इनको, वो फिर पैसे कमा लेता है। तीसरा आता है, अब ये सारा जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है। लोग बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं, सियासी लोग जो हैं वो बयानिया की लड़ाई में लग जाते हैं। अब वो अता तारड़ बेचारा बयानिया बना रहा है।
अब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की टीम है, वो पहले सारे बच्चे बुच्चे जो हैं उनकी वीडियोज आई हुई हैं, किसी की गाने की आई हुई है, किसी की किसी और हरकत की आई हुई है, और ये बच्चे अता तारड़ के साथ देखे भी गए हैं कुछ वीडियोज़ के अंदर। अब ये इन्होंने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है ना, जिसपे ये ट्रोलिंग व्रोलिंग करते हैं और ये बयानियाँ बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये जालसाजी तो अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ऑर्गेनिक सेटअप है बहुत बड़ा, यानी उनकी सपोर्ट बहुत बड़ी है सोशल मीडिया पे। तो क्योंकि देखिए आम जो सोशल मीडिया का सारिफ है वो उसके अंदर एक नाराजगी है, दो वजूहात हैं। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि आम आदमी का रिस्पॉन्स वैसा क्यों नहीं होता। दो वजूहात हैं। नंबर एक, ये भारत से आप नहीं लड़े, आप अफगानिस्तान से लड़ें, तो यहां पे उस तरह के जज्बात नहीं हो सकते, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अवाम की एक नाराजगी है कि आपने बड़ी बदतमीजी की है पाकिस्तान में और बड़ी बेहूदगी की है पाकिस्तान में, मारा है पाकिस्तानियों को और ज्यादती की है, सियासत में मुदाखलत की है, और उसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं, पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। तो बयानिया की लड़ाई में ये बच्चों ने कोई वीडियो बनवा दिया, अच्छा जी, और ये वो पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं, 6-7 बच्चे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मजाक उड़वा दिया और सरकारी सतह पे वो वीडियो बना के उसको जारी भी कर दिया। और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट है, कुछ उसके अंदर नहीं है, वो देख के हंसी आ रही है। किसी नॉर्मल से टिकटॉकर को पकड़ लेते ना और उसे कहते कि हमें कंटेंट बना दो, तो वो इससे कई गुना बेहतर कंटेंट बना देता। ये अभी आप देखेंगे ऑन खोसा का आएगा कोई ना कोई कंटेंट, वो जब भी आएगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक नया आइडिया होगा, अछूता आइडिया होगा, अकेला आदमी बैठकर काम करेगा और वो ऐसा कंटेंट देगा कि आप हंसेंगे भी, आप इंजॉय भी करेंगे और उसमें आपको मैसेज भी मिलेगा। बेशुमार और लोग हैं, बेशुमार और लोग हैं, उनका कंटेंट आएगा, देखिएगा 30 सेकंड में 50 सेकंड में वो काम कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये इस काबिल ही नहीं है। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इनको समझ ही नहीं है और ये इनकी फील्ड ही नहीं है। ये जबरान इलियास की मिन्नत कर लें तो उनको कह दें जनाब थोड़ा सा कंटेंट बना दें, तो देखो वो कैसा आपको बनवा देते हैं। लेकिन अता तारड़ के बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। देखिए ना, वो कंटेंट इसमें फारग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारग, स्क्रिप्ट बिल्कुल फारग, एक्टिंग थर्ड क्लास किस्म की, फिर पिक्चराइजेशन भी इसकी फारग है, फिर एडिटिंग बिल्कुल ही फारग है उसके अंदर। तो ये एक गांव में बैठा हुआ टिकटॉकर जो है वो इससे बेहतर काम कर लेता है। अब देखें ना, उसको अंदर जो जुमले हैं वो अफगानियों, भाई आप अफगानिस्तान के सारे लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। आपका जो नेशनल नैरेटिव है वो ये है कि अफगानी अच्छी कौम है, उन्हें ये हक है कि वो अपने हुक्मरान खुद चुने। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये हक नहीं दिया पाकिस्तानियों को कि वो अपने हुक्मरान चुने। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने वहां की अवाम को हक नहीं दिया कि वो अपने हुक्मरान चुने। तो ये अफगानियों कहकर ना एक नस्ल प्रस्ताना किस्म का स्टेटमेंट उसमें दिया, तंदूर पे रोटियां लगाने वाले, ये क्या चीज़ें हैं? ये कंटेंट है कोई? डूब मरना चाहिए। अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट बना दिया। इससे अच्छा कंटेंट तो वो चाहत फतेह अली खान जो है वो बना देते हैं, बेहतरीन कंटेंट। इससे बेहतर चाहत फतेह अली खान को देखकर लोग इंजॉय कर लेते हैं। अब पीटीआई पे जो है ना ये जंग डालना शुरू कर दी है, 24 घंटे भी नहीं गुजरे अभी लड़ाई को, और कुछ ड्रोन आकर गिरे हैं। इसकी जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। DGSPR के मुताबिक सैकड़ों दहशतगर्द मारे हैं इन्होंने अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा का दावा कर रहा है। तो दोनों तरफ के दावे अपनी जगह पे, अभी कोई रिपोर्टें वगैरह आ जाएंगी, लेकिन लड़ाई से गुरेज करना चाहिए दोनों ममालिक को। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और दहशतगर्दी का मसला हमेशा के लिए हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दहशतगर्दी का मसला रहेगा तब तक पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी और अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी। इस मसले को हल करने के लिए बैठकर बातचीत हो सकती है। ड्रोन्स आकर गिरे जी एबटाबाद में, स्वाबी में, नौशहरा में, और ये ड्रोन्स गिराए गए हैं, कुछ आकर गिरे हैं और इनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गर्ल्स स्कूल स्वाबी का जो है वो तबाह हुआ, उसका एक हिस्सा ड्रोन गिरने के नतीजे में। उसकी फुटेज भी जारी की गई है। तो ये अफसोसनाक चीज़ें हैं जो हो रही हैं। नवाज शरीफ अभी तक चुप है। मैं अभी देख रहा था, नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, फजल रहमान का भी आ गया, ANP का भी आ गया, पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी थोड़ा बहुत, PTI के भी स्टेटमेंट आ गए, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक बिल्कुल चुप है, कोई बातचीत नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है। पाकिस्तानी एक टिकटॉकर हैं बख्ती रहमान, ये दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है बड़ी इन्होंने। अब कोई लोग कहते हैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पे भी ये हिले हुए हैं, नॉर्मल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं। अब वो बख्ती रहमान को जो है ना वो अफगान तालिबान का कमांडर करके उसको मार दिया जंग में इन्होंने। ये नून लीग की हालत है। यानी नून लीग ने अगर मीडिया सेल चलाना है ना, और नून लीग ने अगर नैरेटिव संभालना है, तो फिर नैरेटिव का अल्लाह ही हाफिज है। जो इनकी सोचने समझने की सलाहियत है ना, वो बेनज़ीर की गंदी तस्वीरों से आगे आज तक नहीं गई। इनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो औरतों के ऊपर हमले करने से आगे अभी तक नहीं गई।
ये वुल्नरेबल को मारते हैं, ये कभी भी सही बयानिया नहीं बना पाते, बयानिया की लड़ाई में ये जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पिछली सदी में रह गए और पाकिस्तान अगली सदी में चला गया। वो बख्ती रहमान बेचारा, वो बारिश किस्म का एक टिकटॉकर है, उसको उठा के तालिबान कमांडर कह के जनाब उन्होंने मार दिया और इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल कर दिया। वो बेचारे लोग परेशान है कि यार ये तो टिकटॉकर था। तो इस किस्म का बयानिया जब ये बनाते हैं ना तो पाकिस्तान का मजाक उड़ता है, इससे गुरेज करना चाहिए। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ बार बार कही जाती है कि जनाब पीटीआई ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, अवाम ये क्यों करती है। देखें, बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान या भारत या पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही होती है ना, उस वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना जुल्म बंद नहीं करती पाकिस्तानियों के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तानियों के ऊपर अपना जुल्म बंद करें तो पाकिस्तानी को बात भी करें ना। अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इसके फॉलोअर्स के ऊपर आप जुल्म जारी रखें, उस वक्त भी जब आपकी जंग हो रही है भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ, तो फिर आप उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो अन्यवा आके खड़े हो जाएंगे। भाई लोग जुल्म को जुल्म ही कहेंगे, यानी वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी किसी बाहर वाले से लड़ाई चल रही है ना, आप हमारे जुल्म को जुल्म ना कहें। असल में मुतालबा तो यही है ना कि जब तक हम किसी बाहर वाले के साथ लड़ रहे हैं, आप हमारे जुल्म को जुल्म ना कहें। नहीं ठीक है, बाहर वाले के साथ मिलकर लड़ देंगे, लेकिन आपका जुल्म जुल्म ही रहेगा। देखिए, इंडिया को मैंने 2-3 दफा जवाब दिया। इंडिया ने कहा जी आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। मैंने कहा ऐसे ही ले जाओगे गिरफ्तार करके, हम यहां पाकिस्तान में सजा देंगे। हमारी अंदर बेशक लड़ाई चल रही है, हम आसिम मुनीर साहब को यहां पे अकाउंटेबल करेंगे, कानून के कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। ये चीजें पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, जिसने जो जुल्म किया उसको जवाब देना चाहिए, सारे डिक्टेटर्स को कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। लेकिन भारत को यह इजाजत नहीं है कि वो यहां से आकर आर्मी चीफ को उठाकर लेकर चला जाए। तो ये समझनी पड़ेगी बात कि किसी जर्नैल की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने मुल्क के खिलाफ हो गए। नहीं, आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, इसलिए गलत काम करने वाले जर्नैल को आप गलत कहने की जुर्रत करते हैं। यह बहुत बड़ा रिस्क है, यह बहुत बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान में यह जान का रिस्क है, माल का रिस्क है। पाकिस्तान में आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है इससे। इतना बड़ा रिस्क जो लोग लेते हैं उनको तो सैल्यूट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के शहरी होते हुए वो पाकिस्तानी जर्नैल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी से मेरे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। इनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कौन होगा? वो सर्टिफिकेट बांट देते हैं लोग कि जनाब ये तो मुहिब्बे वतन ही नहीं है, क्योंकि ये जर्नैल पे तनकीद कर रहा है फौज इंडिया से या अफगानिस्तान से। ओ भाई, इंडिया और अफगानिस्तान से जो फौज लड़ाई लड़ रही है वो कौम फौज के साथ ही होगी ना, पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होगा। लेकिन जो जर्नैल पाकिस्तानियों के साथ लड़ रहा है उसके खिलाफ बोलना भी पाकिस्तानियों की उतनी ही जिम्मेदारी है। जितना बैरूनी हमलावर को रोकना जरूरी है, उतना ही अंदरूनी हमलावर को रोकना भी जरूरी है कि भाई ये जुल्म और ये बर्बरियत बंद करो, पाकिस्तान आगे नहीं चल रहा। ये है नाजरीन टोटल सूरत हाल। जंग के हवाले से अभी जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं। इसमें तुर्की, चाइना और सऊदी अरब इन्होंने लीड ली है, इन्होंने राब्ते किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जंगबंदी है वो हो जाए। और जंग तो नहीं है, झड़पें हैं, अभी तक तो इसको झड़पें ही कहेंगे। और रात को झड़पें थी, दिन को जो है वो सुकून था। उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई। तो चीन की मुदाखलत हुई है, सऊदी अरब की और तुर्की की। उम्मीद है कि दोबारा ये लड़ाई नहीं करेंगे, टेबल पे बैठें और मसले को हल करें। अब आ जाए नाजरीन इमरान खान साहब वाले मामले पे। बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली की जो बातचीत है, जो दरख्वास्त इन्होंने दी है, उसके ऊपर गुफ्तगू की गई। और ये भी बताया गया कि जनाब आवाम में बड़ा इस्तराब है, पार्टी में इस्तराब है, अहले खाना बड़े परेशान है। और ये बैरिस्टर गौहर ने बताया। तो अदालती हुक्म वाज़े है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट में डोगर साहब बैठे हुए हैं, वो चीफ जस्टिस भी 10 आगे हैं। तो वहां से इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिलेगा? वो 140 नंबर की पाकिस्तान की अदलिया बिल्कुल ठीक है। हालात ये हैं पाकिस्तान की अदलिया के, इंसाफ दे नहीं पा रहे। चीफ जस्टिस कह रहे हैं जी हाई कोर्ट चले जाओ, मैं इंसाफ नहीं दे सकता। अब हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस कहते हैं। तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसा देते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है वो भी वापस कर दी गई। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि ताला ही लगा दें सुप्रीम कोर्ट को अगर आपने हमें इंसाफ नहीं देना तो। ये नाजरीन सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे। अब नाजरीन बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इलेक्शन करवाया गया उस पर बरतानिया ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जारी की है। और ये बरतानवी हुकूमत ने यह काम किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किया गया, सियासी आज़ादियाँ सलब कर ली गई और सियासी हालात और इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए। और एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने रिपोर्ट जारी की है बरतानवी हुकूमत ने। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया, कौन कौन से इकदाम किए और किस तरीके से पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। हर पाकिस्तानी को ना इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए।
और बरतानिया ने यह रिपोर्ट जारी की है 2 साल के बाद इलेक्शन के। अब यहां पे बरतानवी सफीर से रोजाना की बुनियाद पे मुलाकातें करते हैं। इनको क्या लगता है कि वो इनके वफादार हैं? नहीं, वो चीजें लिखकर पीछे भेजते जरूर है, उनके सिस्टम के अंदर ये डंडी नहीं मारते। तो बरतानिया से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, लेकिन पूरा इलेक्शन छीन कर दूसरे लोगों को दे दिया गया। सियासतदानों को सारों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़ा जो पीटीआई से उनका ताल्लुक था। उन्हें मजबूर किया गया और इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इज्तिमा की आज़ादी उन्हें नहीं दी गई, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उन्हें बहुत ज़्यादा हरासा किया गया, उनके लोगों को अगवा किया गया, इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई और इलेक्शन के इंतखाबात रोक लिए गए और बाद में रद्दोबदल कर दी गई और इस किस्म की धांधली हुई इलेक्शन में। ये जनाब बरतानिया ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन की धांधली के हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक लेटर लिखा है जनाब, और ये लेटर उन्होंने लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को। तैयारा इनके गले पड़ना शुरू हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तैयारे की खरीदारी के हवाले से एक खत आया। मुबैना तौर पर गल्फ स्ट्रीम G500 की खरीदारी में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। ओपन बोली ना करवाने से शफाफियत, तरीकाकार की पाबंदी और रकम के दुरुस्त इस्तेमाल से मुताल्लिक संगीन खदशात पैदा होते हैं। एक तो तैयारा खरीदा, वो भी 2 नंबर तरीके से। एक तो तैयारा खरीद लिया, इतना महंगा, दुनिया का सबसे महंगा तैयारा जो किसी गरीब मुल्क का हुक्मरान सोच भी नहीं सकता, इतना महंगा तैयारा शहजादी साहिबा ने खरीद लिया और उसके लिए रूल्स को भी वायलेट कर दिया, यानी वो पाबंदी भी नहीं की। ये सवाल पूछ रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वो कह रहे हैं जी ये संगीन खदशात पैदा होते हैं रकम के गलत इस्तेमाल के। वज़ीर आला तयन करें कि महकमा खजाना, मनसूबाबंदी और तरक्की या मुतल्लिका इदारों ने अवामी टेंडर के बगैर खरीदारी की इजाज़त क्यों दी, यानी खुफिया खरीदारी क्यों की। आपने बताया क्यों नहीं कि आप एक तैयारा लेने लगे, भी बता देते तो बिस्ती होती बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा साहब का केस जो है वो जज आसिफ खान साहब की अदालत में लगा हुआ था। वो तारीख ही नहीं दे पा रहे। वो कभी एक सहाफ़ी की तरफ देखते हैं, कभी दूसरे की तरफ देखते हैं, कभी वो सोचते हैं केस मैं करूं क्या इसका। वो भाई इतनी तनख्वाह आपको मिल रही है, आपको हाईकोर्ट का जज लगाया हुआ है। थोड़ा अर्सा पहले जब आपके बेटे को इंसाफ चाहिए था तो 4 दिन के अंदर आपका बेटा 2 कत्लों के अंदर बरी होकर घर चला गया। यानी इनका बेटा बगैर लाइसेंस के छोटी उम्र के अंदर गाड़ी भगा रहा था, गाड़ी भी गैर कानूनी थी, नॉन कस्टम, और उस गाड़ी के नीचे 2 खवातीन को कुचलकर हलाक कर दिया। 4 दिन के अंदर घर चला गया। कैसा इंसाफ मिला जज आसिफ के बेटे को। और दूसरी तरफ उसी जज की अदालत में केस आता है कि ट्वीट किया हुआ एक मियां बीवी ने, बीवी प्रेग्नेंट है और उन्हें गिरफ्तार किया हुआ 1 महीने से ज्यादा हो गया और वो पड़े हुए हैं जनाब जेल के अंदर। और इस पे जज साहब जो है बगलें झांक रहे हैं कि करना क्या है इसका केस का। ये हालात है नाजरीन पाकिस्तान की अदालत की। तो मेरे ख्याल में जज साहब आप वैसा इंसाफ दे दें या उससे आधा ही दे दें जितना इंसाफ आपने अपने बेटे को दिलवाया। जैसा इंसाफ पाकिस्तान में आपके बेटे को मिला है ना, हम चाहते हैं वैसा ही इंसाफ पाकिस्तानियों को मिल जाए। और भी वैसा ना मिल जाए तो थोड़ा सा मिल जाए, उसका 10% भी अगर आप दें ना ईमान मज़ारी को, तो ईमान मज़ारी को अपने घर पे होना चाहिए इस वक्त। और वो तारीख लेने के लिए बेचारे वकील जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं कि जनाब हमें तारीख तो दे दें, हमारी तारीख तो लगा दें। ये हालात हो गए हैं और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कहते हैं इनको अंदर करो तो अंदर कर देते हैं, भाई अब बाहर नहीं आना चाहिए तो जज कहते हैं ठीक है जी नहीं आएंगे बाहर। ये हालात हो गए हैं इमरान खान के साथ भी, मारंग बलोच के साथ भी, यास्मीन राशिद के साथ भी, जो अडियाला जेल में सारे कैद हैं, या जितने लोग कोट लखपत जेल में भी कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, सबके साथ यही हो रहा है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको एक खबर दे दूं कि चीन ने भी अपने शहरियों को कह दिया कि फौरन ईरान से निकल जाए और ईरान की तरफ सफ़र ना करें। जबकि अमरीकी सफारत खाने ने इसराइल के अंदर भी अपने सफारती अमले को कह दिया कि आप इसराइल को फौरन छोड़ सकते हैं और यहाँ से इसराइल को छोड़ के आप निकल जाएं। ये यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ऑफ जेरूसलम ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ईरान के ऊपर लड़ाई बहुत करीब है, क्योंकि अभी तक शायद ये किसी नतीजे पे जनेवा में नहीं पहुंचे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल